Hello everyone, welcome once again in the series of Principle of Management. I am Devbrat Singh and you are most welcome in my YouTube channel Learn with Dev. So, in yesterday's class, we have learnt about what is staffing, what is the need of staffing, what is the importance of staffing, right? So, in this video lecture, we are going to discuss the core concept of staffing, that is recruitment, selection and placement. So first we go with the recruitment policy, recruitment procedure. What is recruitment? recruitment क्या होता है? तो चलिए देखते हैं कि recruitment क्या होता है. सबसे पहले ये समझते हैं कि recruitment का definition क्या है. recruitment एक process है किसका? attracting the potential employee to the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पोटेंशियल एम्प्लॉय है, जो एम्प्लॉय डिजर्विंग है, जो कि काम कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और उसे ग्रो कर सकते हैं, उस सारे पोटेंशियल एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने की जो प्रोसीजर है, लाने की जो प्रोसीजर है, दैट इज द रिक्रूटमेंट. ये हो गया डेफिनेशन. इसके बाद समझते हैं कि जो द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट एंड द कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन द cost involved, the most important thing, the process of recruitment and the cost involved in it depends on the size of the undertaking and the type of persons to be recruited. तो जो recruitment का process होगा और उसमें जितने भी cost आएंगे, वो कॉस्ट किस पर डिपेंड करेगा? दैट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ अंडरटेकिंग, कि वो जो जिस काम के लिए रिक्रूटमेंट कर रहे हैं वो कितना वैल्यूबल है, कितना इम्पैक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा. एंड द टाइप ऑफ पर्सन टू बी रिक्रूटेड, कितना कॉस्ट हम खर्च करेंगे किसी भी पर्सन को हायर करने के लिए, वो डिपेंड किस पे करेगा कि किस टाइप के पर्सन को हम रिक्रूट कर रहे हैं. अगर हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में फोरमैन लाइक सम और कुछ और तरह के काम करने के लिए, जैसे कि स्वीपर और असेंबलर, फीटर, इन टाइप के पर्सन्स की अगर जरूरत है, तो इसमें हम लोग उतना ज़्यादा कॉस्ट को नहीं इन्वॉल्व करेंगे, उतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगाएंगे उसको रिक्रूट करने के लिए. उसी तरह से जैसे कि एक अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हायर करना है किसी एम्प्लॉय को, आईटी सेक्टर में किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, मीन्स टेक्निकल सेक्टर में अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, या फिर किसी मैनेजरियल सेक्शन में अगर किसी एम्प्लॉय को हायर करना है, तो इन सब जैसे सेक्शंस के लिए हमें जो है कि क्या करना पड़ेगा? कॉस्ट को इवॉल्व करना पड़ेगा, कॉस्ट कुछ ज़्यादा पे करना पड़ेगा रिक्रूट करने के लिए. तो किस टाइप के पर्सन रिक्रूट होने वाले हैं, इस पर डिपेंड करता है कि उसका कॉस्ट कितना लगेगा. क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद देखते हैं इसी पॉइंट पर बेस्ड होके कि किस टाइप के वर्क होंगे, किस टाइप के लोगों की जरूरत है. इस तरह से जो सोर्स होगा रिक्रूटमेंट का, जो जहां से हम लोग रिक्रूट करेंगे, वो दो टाइप में डिवाइड कर देंगे. फर्स्ट सोर्स इज इंटरनल सोर्स एंड सेकेंड सोर्स इज एक्सटर्नल सोर्स. व्हाट इज इंटरनल सोर्स? एज नेम clarifies that internal source will be done in the internal section of organization. means internal source से उस एम्प्लॉय का रिक्रूटमेंट होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में अभी काम कर ही रहे हैं. लाइक अगर जैसे कि प्लेसमेंट की बात होती है, अभी जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसका वर्क परफॉर्मेंस इतना अच्छा है कि उसे हम लोग प्लेसमेंट देके मैनेजर बना दें और या फिर मैनेजर से हायर लेवल पे पहुंचा दें, तो उस टाइप का जो रिक्रूटमेंट होगा वो आएगा इंटरनल सोर्स के अंदर. मीन्स जो सोर्स है जहां से हम रिक्रूट कर रहे हैं, वो सोर्स कैसा टाइप का है? इंटरनल टाइप का सोर्स है, राइट? तो इंटरनल सोर्सेस इज वेरी सिंपल. नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट, दैट इज एक्सटर्नल सोर्सेज, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है. मेनली हमें एक्सटर्नल सोर्सेज पर फोकस करना है. एक्सटर्नल सोर्सेस वो सोर्सेस होंगे जिसके लिए हमें रिक्रूटमेंट करने के लिए बाहर की तरफ आउटसाइड वर्ल्ड में देखने की जरूरत है. आउटसाइड वर्ल्ड से हमें जांच परख करके जो हायर करेंगे, उस पॉलिसी, उस प्रोसीजर को, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटर्नल सोर्सेस के अंदर डिफाइन करेंगे. तो एक्सटर्नल सोर्सेस इस तरह से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है. अब एक्सटर्नल सोर्सेस से हायर करने के लिए कुछ जो है कि कॉमनली कुछ फैक्ट्स को पहले समझते हैं कि एक्सटर्नल सोर्सेस से कैसे हम लोग हायर करते हैं. तो मैंने यहाँ पर 5 वो कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल सोर्सेज जो हैं, जो अल्टरनेटिव जो अवेलेबल हैं, जो 5 कॉमनली यूज्ड अवेलेबल रिसोर्सेज हैं एक्सटर्नल, उसको मैंने यहाँ पर क्लासिफाई किया है. द फर्स्ट इज री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉय. मीन्स व्हाट?
अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में कुछ एम्प्लॉय वर्क कर रहे थे, वो किसी पर्सनल वर्क की वजह से, किसी पर्सनल ड्यूटीज की वजह से रिजाइन कर दिए, तो फिर से उन एम्प्लॉयज को हायर करना इज कॉल्ड री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉय। जो रिजाइन कर चुके हैं उसी रिजाइन किए हुए एम्प्लॉय को दोबारा से हायर करने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉयज। इसको क्यों अप्लाई किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि जो एम्प्लॉय पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, उन्हें काम करने का पहले से एक्सपीरियंस है, इस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा कम होगा, हमें कम कॉस्ट उस एम्प्लॉय पर खर्च करना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए भी री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉयज की जो प्रोसेस है इसको लागू किया जाता है। क्लियर है? री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉय क्या है? एक्सटर्नल सोर्स है, बाहर से हम लोग, वो अब ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहे हैं, वो बाहर चले गए, छोड़ दिए, रिजाइन कर दिए, लेकिन उसको फिर से हम बुला के हायर करें, दैट इज री एम्प्लॉइंग फॉर्मर एम्प्लॉय। नेक्स्ट वन इज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि जब ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली न्यू है तो जो एम्प्लॉय वहां पर काम करने फर्स्ट में आए हुए हैं उनसे कहा जाता है कि आप अपने फ्रेंड्स या आप अपने रिलेटिव्स को सजेस्ट कीजिए कि आप ऑर्गेनाइजेशन में आइए और यहाँ पर वर्क कीजिए। तो इस तरह की जो रिक्रूटमेंट है ये कहलाएगी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय। फ्रेंड्स और रिलेटिव जो प्रेजेंट में जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उस एम्प्लॉय के जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं उसको बुला के अपने कंपनी में हायर करने की पॉलिसी को फ्रेंड्स एंड रिलेटिव ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉय कहा जाता है, राइट। तो ये भी कैसा सोर्स हो गया? एक्सटर्नल सोर्स, ऑब्वियसली एक्सटर्नल सोर्स है। क्लियर हो रहा है? थर्ड वन इज एप्लीकेंट्स एट द गेट। मीन्स व्हाट कि कभी कभी एम्प्लॉयज क्या, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो एम्प्लॉयज को हायर करने के लिए कुछ ऐसे नोटिफिकेशन देते हैं जिसके बाद जो कुछ एम्प्लॉयज जो एक्चुअली में चाहते हैं वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने के लिए, वो उसके ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं। एप्लीकेंट एट द गेट, ऑर्गेनाइजेशन में आए, वहाँ पर जाके जो सेक्शन है ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट सेक्शन, वहाँ पर जो है कि जाके अपने इंटरव्यू को दिए और इंटरव्यू देने के बाद जो उनका कैसा परफॉर्मेंस होता है उनके एलिजिबिलिटी के हिसाब से उनके जो है कि वर्क एक्सपीरियंस जो थोड़े देर में उनको कुछ छोटा सा टास्क देके पता किया जाता है, उनके बेस पर, इन सब के बेस पर जो हायरिंग की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? एप्लीकेंट एट द गेट। अब एप्लीकेंट एट द गेट ज्यादातर कहाँ होता है? एप्लीकेंट एट द गेट ज्यादातर इंडिया जैसे कंट्रीज में होता है जहां पर कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज्यादा है। तो वहां पर किसी एक पोस्ट के लिए अगर हायरिंग की बात होगी तो 100 एप्लीकेंट आएंगे। तो उन 100 एप्लीकेंट में, और यही स्टैंडर्ड रेशियो भी है इंडिया का कि 1:100 रेशियो है कि 1 एप्लीकेंट 1 एम्प्लॉय के लिए 100 एप्लीकेंट आते हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो वैसे देशों में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और ज़्यादा प्रोडक्टिव है जहाँ पर कि अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। तो ये भी एक एक्सटर्नल रिसोर्स है, एप्लीकेंट एट द गेट। नेक्स्ट वन इज इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन। मीन्स व्हाट? ज़्यादातर जो कंपनीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि टाटा ग्रुप्स की कंपनी है, कुछ जो है कि सॉफ्टवेयर फर्म है जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, इस तरह की कंपनी क्या करती है कि जो कॉलेज एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर कि बीटेक वगैरह कराए जाते हैं या फिर जहाँ पर एमबीए बीबीए वगैरह करवाए जाते हैं, जहाँ पर वोकेशनल कोर्स करवाए जाते हैं, तो वैसे फर्म में, वैसे कॉलेजेस में, वैसे इंस्टीट्यूशन में कंपनियाँ आती है और फिर उनका एक इंटरव्यू सेक्शन का एक कंप्लीट पैनल आता है और वहाँ पर से फिर जो है कि स्टूडेंट्स को और यंग स्टूडेंट्स को वो हायर करते हैं जिससे कि वो यंग स्टूडेंट उनके फर्म में, उनके कंपनी में लंबे टाइम तक काम कर सके। तो इस टाइप की जो हायरिंग प्रोसीजर है इसको क्या कहते हैं? इंस्टीट्यूशन एंड टेक्निकल बोर्ड, टेक्निकल कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन से जो हायरिंग करती है। तो ये भी एक एक्सटर्नल सोर्स हो गया, बाहर जाके कंपनी को हायर करना पड़ा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एक गवर्नमेंट ऑफिस होता है जहां पर कि दोनों एम्प्लॉयर्स जो एम्प्लॉयमेंट करने वाले हैं
और जो एम्प्लॉय हैं, जो एम्प्लॉयड होने वाले हैं, वो दोनों आते हैं। एम्प्लॉयर्स अपने कंपनी, अपने फर्म, अपने सैलरीज के बारे में डिटेल रखते हैं, अपने वर्क के बारे में बताते हैं कि आपको क्या क्या वर्क है करना है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। और जो एम्प्लॉय आते हैं, जो एप्लीकेंट आते हैं, वो अपने बायोडेटा को वहां रखते हैं कि मेरे पास क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, क्या स्किल्स है, उसको बताते हैं। और फिर उस प्लेटफॉर्म से, उस कॉमन प्लेटफॉर्म से जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो एप्लीकेंट को हायर करते हैं। तो इस तरह की जो प्रोसीजर है, इस तरह के प्रोसीजर को हम लोग कहते हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो कि जनरली गवर्नमेंट की पॉलिसी है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की। तो इस तरह से हमने देखा कि कंप्लीट रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस अगर सिंपली देखा जाए तो ये है एक प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग पोटेंशियल एम्प्लॉय। वो एम्प्लॉय जिसमें की पोटेंशियल है, उस एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने की जो प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटमेंट। और फिर रिक्रूटमेंट दो तरह की हो गई। एक तो हो गई इंटरनल रिसोर्सेस से हम लोग रिक्रूट कर ले, जैसे कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय वर्क करें उसी में से उठा के उसको प्लेसमेंट दे के उससे बड़े पोस्ट पर दे दे, तो वहां पर से रिक्रूटमेंट। दूसरा रिक्रूटमेंट था एक्सटर्नल सोर्स, जहां से हम लोग एम्प्लॉय को ला सकते हैं। एक्सटर्नल सोर्स को फिर डिटेल में हम लोगों ने समझा। तो इस सेक्शन में हम लोगों ने कंप्लीटली ये देखा कि रिक्रूटमेंट प्रोसीजर क्या होता है। अब इस रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के बाद हम लोग देखेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर। व्हाट इज सिलेक्शन? तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन व्हाट इज द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ओके देन, तो अब देखते हैं हम लोग कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। सिलेक्शन प्रोसीजर के अंडर सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन। Selection is a process. It is a process of what? Of comparing the qualification with the requirement of a job. Selection वो प्रोसेस है जिसमें कि कंपेयर किया जाता है क्या चीज? क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्प्लॉय। जो एप्लीकेंट है, एप्लीकेंट के क्वालिफिकेशन को कंपेयर किया जाता है किसके साथ? रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। जॉब की जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के साथ जो एम्प्लॉयज जिन्होंने अप्लाई किया है उस पोस्ट के लिए, उस वर्क के लिए, उसकी क्वालिफिकेशन को कंपेयर करके देखना इज कॉल्ड सिलेक्शन। इतना भी सिंपल सा और बहुत ही इजी डन हो जाने वाला वर्क नहीं है, काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। चलिए समझते हैं। तो जो स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स जो कि सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर आते हैं, वो सबसे फर्स्ट स्टेप है यहाँ पे जॉब एनालिसिस। जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है, इसमें जो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, सबसे पहले जॉब एनालिसिस की जाती है। मीन्स व्हाट? कि एप्लीकेंट्स को ये बताया जाता है कि किस कंडीशन में जो वर्क है वो होने वाला है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या क्या वो नेसेसरी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं ऑर्गेनाइजेशंस में। जॉब के रिलेटेड आपको जो जॉब दी जा रही है, उस जॉब से और जो दूसरी इस फील्ड में जो दूसरी जॉब है, उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या पैकेजेस हैं, क्या कंडीशंस है, इन सारी बातों को बताने के जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर कहलाता है जॉब एनालिसिस। मीन्स एक जॉब है तो इसके आसपास के कंप्लीट इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर को समझा देना इज कॉल्ड द जॉब एनालिसिस, कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द जॉब। नेक्स्ट वन इज जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन वो होता है जो कि जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट लेवल के पीपल हैं, फर्स्ट लाइन मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर और टॉप लेवल मैनेजर। तो इतने डिफरेंट कैटेगरी के जो मैनेजर हैं, उन सारे के लिए जो डिस्क्रिप्शन होंगी कि आपको एक्चुअली में क्या वर्क करना है, वो तो सारे अलग अलग के लिए अलग अलग होंगे। जो फर्स्ट लाइन फोरमैन होंगे उसके लिए अलग डिस्क्रिप्शन होगा जॉब का, जो सुपरवाइजर होंगे उसका जॉब डिस्क्रिप्शन अलग होगा, फर्स्ट लाइन मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग, मिडिल लाइन मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग, टॉप लेवल मैनेजर जॉब डिस्क्रिप्शन अलग। तो इस तरह से जॉब जो डिस्क्रिप्शन है उसका क्या करना है उस फर्म में जाने के बाद, दैट इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट। इसके बाद आता है जॉब स्पेसिफिकेशन।
मीन्स आपको ये बताना कि आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन, क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या नेसेसरी कंडीशन है, ये सारी बातों की जो जानकारी होती है वो होती है जॉब स्पेसिफिकेशन में। कि आपको कंप्लीटली ये बता देना, इस बात से अवेयर कर देना कि आपको किस किस नेसेसरी क्वालिटीज, नेसेसरी क्वालिफिकेशंस की, नेसेसरी स्किल्स की जरूरत पड़ने वाली है। दैट इज द जॉब स्पेसिफिकेशन, राइट। तो इस तरह से ब्रॉड कैटेगरी में जब हम लोगों ने समझा कि जॉब के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है, उस सिलेक्शन प्रोसीजर में हमें क्या क्या चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें जॉब एनालिसिस को जानना है, देन फिर जॉब डिस्क्रिप्शन को जानना है, एंड देन फिर जॉब स्पेसिफिकेशन को, राइट। अब हम लोग एक्चुअल में सीखने वाले हैं कि व्हाट आर द स्टेप्स कॉमनली फॉलोड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सिलेक्शन। सिलेक्शन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसको कि फॉलो करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयर को हायर करने के लिए, राइट। तो जो फर्स्ट स्टेप है वो स्टेप है एप्लीकेशन ब्लैंक। व्हाट इज एप्लीकेशन ब्लैंक? एप्लीकेशन ब्लैंक वो फॉर्म होता है जिसमें कि उस ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिए जो भी नेसेसरी कंडीशंस हैं, जो भी रिक्वायरमेंट है, उन सारे रिक्वायरमेंट को उस एप्लीकेशन ब्लैंक में डाल दिया जाता है। लाइक नेम, योर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, योर लोकेलिटी, योर स्किल्स, योर क्वालिफिकेशन, इस सारी चीज़ों की जानकारी इज इन द एप्लीकेशन ब्लैंक। तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है वो है एप्लीकेशन ब्लैंक। कि जो भी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्क करने के लिए कोई भी एम्प्लॉय एप्लीकेंट आना चाहता है तो उसे अब सबसे पहले क्या फिल करना पड़ेगा? एप्लीकेशन ब्लैंक। तो इट इज द स्टेप वन। स्टेप वन इज द एप्लीकेशन ब्लैंक। सबसे पहले तो आप लोग को एप्लीकेशन फिल करना पड़ेगा। स्टेप टू इज व्हाट? स्टेप टू इज इनिशियल इंटरव्यू। जब आपने एप्लीकेशन ब्लैंक को फिल कर दिया, अप्लाई कर दिया, तब आपको जो है कि इनिशियल इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ये इनिशियल इंटरव्यू क्या है? यहाँ सबसे पहले टर्म है इनिशियल। इनिशियल मतलब शुरुआती इंटरव्यू। शुरुआती इंटरव्यू का मतलब है कि आपने जो कुछ भी एप्लीकेशन ब्लैंक में फिल किया है उन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल में आपसे जो है कि जो पूछताछ की जाएगी, जो आपसे बातचीत की जाएगी, इट इज कॉल्ड इनिशियल इंटरव्यू। इनिशियल इंटरव्यूज जो होते हैं कंपनियां इसलिए करती है कि जिससे कि आपके और कंपनी के बीच में एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट हो सके, इसलिए भी इनिशियल इंटरव्यू को किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। कि आप उस इनिशियल इंटरव्यू में डिफरेंट कैटेगरीज के लोग होते हैं, अलग अलग सेक्शन के, जो आपसे जो है कि क्वेश्चंस पूछते हैं, आपकी जो है कि क्वालिफिकेशंस के बारे में जानते हैं। तो ये सारे मतलब कॉमन गेट टुगेदर करना, दैट इज कॉल्ड इनिशियल इंटरव्यू। आपको कंफर्टेबल फील करवा देना, दैट इज इनिशियल इंटरव्यू, राइट। थर्ड स्टेप इज स्टेप थ्री इज एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टेस्ट होते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए। मीन्स आप अगर जिस कंपनी में एम्प्लॉयड होना चाहते हैं वो कंपनी आपको हायर करने से पहले आपकी कुछ एम्प्लॉयमेंट टेस्ट लेगी। ये टेस्ट हो सकते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट, असाइनमेंट टेस्ट, क्वालिटी टेस्ट, कुछ इवेंट टेस्ट, इवेंट ड्रिवन कुछ आपको वर्क दे देंगे उसकी टेस्ट। तो इन सारे टाइप की जो टेस्ट होती है वो होते हैं एम्प्लॉयमेंट टेस्ट। मीन्स आपकी इंटरव्यू हो गई, इनिशियल इंटरव्यू हो गई। इनिशियल इंटरव्यू हो जाने के बाद मीन्स आप भी कंफर्टेबल है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन अगर आपके साथ कंफर्टेबल है तो वो आपको एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए बुलाएगी। एम्प्लॉयमेंट टेस्ट के लिए आपको जो है कि एक मेल आएगा जिससे कि आप अपना जो है कि वहाँ पर टेस्ट दे सकें कि आप उस कंपनी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो है कि मतलब कि एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं, आप में वो एक्चुअल क्वालिफिकेशन, एक्चुअल स्किल्स है कि नहीं जो आप उस वर्क का एम्प्लॉयमेंट हो सके, उस कंपनी में एम्प्लॉयड हो सके। तो इसके लिए आपको एक एम्प्लॉयमेंट टेस्ट देना होगा। एंड एम्प्लॉयमेंट टेस्ट में जब आप सक्सेसफुली पास हो जाते हैं देन आपको जो स्टेप 4 के थ्रू गुजरना होगा। स्टेप 4 इज चेकिंग रेफरेंसेस। आपने जब एप्लीकेशन ब्लैंक को भर रहा होगा तो वहाँ बहुत सारे रेफरेंसेस को ऐड किए होंगे। मीन्स मेरे पास जो है कि जैसे कि बीटेक की डिग्री है, कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, तो उसके बाद फिर मैंने एमबीए कर रखा है, इसके बाद मेरे पास 1 या 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये सारा कुछ फिल करना जो आपने फिल किया हुआ है, उस सारे फिल किए हुए जो रेफरेंसेस हैं उनकी चेकिंग होती है। मीन्स आपने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया।
जब आपने एम्प्लॉयमेंट टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लिया तो ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी कि आपको हायर करे, तो उससे पहले आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उसकी जो टेस्टिंग होगी, दैट टेस्टिंग इज कॉल्ड चेकिंग रेफरेंसेस, राइट। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना इज दैट चेकिंग रेफरेंसेस। अब जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड हो गए, अब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करने के टाइम में आपकी कैरेक्टर की वेरिफिकेशन होगी, वर्क एक्सपीरियंस की वेरिफिकेशन होगी, क्वालिफिकेशन की जो है कि चेकिंग होगी। इसके बाद आपने जो भी कुछ जो फ्रेंड्स या फिर जो भी कलीग्स के नाम अपने एप्लीकेशन ब्लैंक में जो फिल किए होंगे, उनसे जो है कि जाके आपके बारे में एक्चुअल जो ग्रास लेवल पर जो आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है कंपनी कि एक्चुअल में ये पर्सन किस टाइप के, किस नेचर, किस बिहेवियर का है, दैट इज कॉल्ड चेकिंग द रेफरेंसेस, राइट। After that you will successfully cross the checking references section also, checking references step. Next step is physical and medical examination. What is physical and medical examination? Physical and medical examination होता है कि जब आपके क्या फिजिकल हेल्थ है, आपको कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, आप एक्चुअल में वैलिड है कि नहीं, एज वाइज आपकी क्या एज उतनी है कि नहीं जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की। तो इन सारी चीज़ों को फिजिकल एंड मेडिकल जो एग्जामिनेशन होगी, जो स्टेप 5th में होता है, इसको कहते हैं हम लोग फिजिकल एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। इसके अंदर आपकी जो कोई डिजीज आपको नहीं है, आपकी हेल्थ ठीक है, आपको कोई जो है कि आपकी एज सही है इस रिक्वायरमेंट, इस जॉब रिक्वायरमेंट के लिए, तो इन सारी चीज़ों की जांच होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज स्टेप 6 एंड दिस स्टेप इज कंडक्ट फॉर द फाइनल इंटरव्यू। सबसे अंत में जब ये पांचों स्टेप आप सिलेक्शन के क्रॉस कर जाइएगा, तब आपको जो है कि लास्ट स्टेप के लिए बुलाया जाएगा, दैट इज द फाइनल इंटरव्यू। और फाइनल इंटरव्यू क्या होता है? फाइनल इंटरव्यू है कि जब आपको सारे प्रोसेस से आप सक्सेसफुली क्रॉस कर गए, तो आपको कंपनी जो है कि अपने यहाँ जो वर्क आप करने वाले हैं, मीन्स कंपनी में जो भी वर्क करने वाले हैं आप जाने के बाद, उन वर्क के बारे में आपको जो है कि डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सैलरी डिस्कस, इन सारी चीज़ों की जो डिस्कस होती है वो फाइनल स्टेज में होती है, फाइनल इंटरव्यू में होती है। इस फाइनल इंटरव्यू में डिफरेंट जो सेक्शन है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके हेड को बुलाया जाता है। वो डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं वहां पर, और वो फिर आपसे जो है कि Q&A करके, क्वेश्चन एंड आंसर करके आपसे जो है कि सारी चीजों को क्लियरिफाई करवाते हैं कि आपकी सैलरी कितनी होने वाली है, आपकी वर्क क्या होगी, आपकी पोस्टिंग क्या होगी, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी देना इज कॉल्ड द फाइनल इंटरव्यू। आई होप आपको जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद जब रिक्रूटमेंट, सबसे पहले रिक्रूटमेंट के अंदर जो रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, दैट इज सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस के बाद अब हम लोग सीखने वाले हैं व्हाट इज प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है, कैसे कोई भी कंपनियां जो है कि प्लेसमेंट करती है। सिलेक्शन हो गया, आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क कर रहे हैं, लेकिन वर्क करते करते जब आपको प्लेसमेंट की बात आएगी तो प्लेसमेंट कैसे होगा, इसको जो है कि अब हम लोग समझते हैं इसके बाद। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट डाउन ऑल द फैक्ट अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। ओके देन, तो चलिए आप समझते हैं कि व्हाट इज सिलेक्शन। सिलेक्शन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं, सीखते हैं कि सिलेक्शन का डेफिनेशन क्या है। सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें कि राइट मैन, सही आदमी को सही काम पर लगाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट। मीन्स क्या, रिक्रूटमेंट, आपने रिक्रूटमेंट लिस्ट जारी की कि किस किस सेक्शन में हमें रिक्रूटमेंट करना है। रिक्रूटमेंट के बारे में कंप्लीटली जानकारी हो जाने के बाद फिर जो एप्लीकेंट्स आएंगे, उन एप्लीकेंट्स में से आपने सिलेक्शन प्रोसीजर लगा के सिलेक्शन कर लिया एप्लीकेंट्स का। अब उनके क्वालिफिकेशन, उनके स्किल, उनके एक्सपीरियंस, उनके वर्किंग कैपेसिटी के आधार पे अब जो भी एप्लीकेंट्स का सिलेक्शन हो गया है, लास्ट स्टेज क्या होगा, स्टाफिंग का लास्ट स्टेज हो जाएगा प्लेसमेंट की। अब उसको फाइनली प्लेस कर दें उस पोजीशन पर जहां के लिए वो सुटेबल है। तो प्लेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द राइट मैन ऑन द राइट जॉब। सही आदमी को सही काम पर लगाना इज कॉल्ड प्लेसमेंट, राइट।
After that we understand the definition of placement. We know the next point about placement is a worker should be placed on a position where there is full use of strength and all his weaknesses become irrelevant. मीन्स क्या है कि एक वर्कर को उसी जगह पर प्लेस करना चाहिए जिस जगह पर उसमें जितने भी स्ट्रेंथ है उन सारे स्ट्रेंथ का कंप्लीट यूज हो सके, और अगर किसी पर्सन के अंदर कुछ वीकनेस भी है तो उस वीकनेस का उसके वर्क पर, उसके प्लेस पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उसका वीकनेस इररिलेवेंट हो उसके काम से. तो दैट इज द पॉइंट टू बी नोटेड ड्यूरिंग द प्लेसमेंट. एंड फाइनली प्लेसमेंट के बारे में ये जानना जरूरी है कि इट शुड बी नोटेड दैट प्लेसमेंट इज नॉट ए प्रॉब्लम व्हेन पीपल आर सेलेक्टेड फॉर स्पेसिफिक जॉब. प्लेसमेंट करने की जो एक्चुअल में ये सारी इन बातों को हमने देखा और इन बातों को देखा वो इसलिए कि जब हम लोगों ने हायरिंग के लिए जो रिक्रूटमेंट लिस्ट जारी की, फिर जो हम लोगों ने सिलेक्शन किया, तो उसमें कुछ ऐसे लोग भी सिलेक्टेड हैं जो कि अगर हम लोगों ने एक साथ डिफरेंट पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया, अब डिफरेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशंस आए, उन एप्लीकेशंस में से हम लोगों ने एप्लीकेंट्स को सिलेक्टेड किया डिफरेंट पोस्ट के लिए. अब जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है कि सिलेक्टेड पोस्ट पर प्लेस करना, रखना इज कॉल्ड द प्लेसमेंट. अब अगर किसी स्पेसिफिक प्लेस को ध्यान में रखकर अगर प्लेसमेंट करते हैं, ये मीन्स कोई खास पॉइंट को ध्यान में रख कि हाँ इसी पॉइंट पर जो है कि हमें जो है कि इसी स्पेसिफिक जॉब के लिए हमें प्लेसमेंट करनी है, तो जब हम लोग किसी स्पेसिफिक जॉब ओरिएंटेड होकर प्लेसमेंट करते हैं तो उस केस में जो है कि हम लोग ये नहीं देखते हैं कि वो उसमें हमको किस जगह पर प्लेस करना पड़ेगा. जब हमारी जॉब की सर्टेनिटी फिक्स होती है कि हमें इसी पोजीशन पर जो है कि प्लेसमेंट करना है, तो उस कंडीशन में जब स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम लोग जो है कि सिलेक्शन करते हैं तो प्लेसमेंट कोई भी प्रॉब्लम की तरह अराइज नहीं होता है. प्लेसमेंट बहुत ही इजीली हो जाता है क्योंकि हमें पता है कि किसी खास स्पेसिफिक पॉइंट में मींस आईटी सेक्टर में हमें प्लेसमेंट करनी है, आईटी सेक्टर में हमें रिक्रूटमेंट चाहिए, तो जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो कंप्लीटली बेस्ड होगा आईटी सेक्टर के लिए, और जब उससे सिलेक्टेड होके मेंबर्स आएंगे तो कंप्लीटली हायर हो जाएंगे आराम से जाके जो है कि आईटी सेक्टर में. तो इस तरह से जो है कि वहां पर प्लेसमेंट के लिए इन बातों को ध्यान में रखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है. तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा कि प्लेसमेंट किस तरह से किया जाए. आई होप आपको ये प्लेसमेंट सेक्शन अच्छे से समझ में आया हो, और इसके रिलेटेड अगर फर्दर कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आज के क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सबसे पहले स्टाफिंग के अंदर जो स्टाफिंग के कोर कंसेप्ट को आज हम लोग सीख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने सीखा कि व्हाट इज रिक्रूटमेंट. देन आफ्टर जब रिक्रूटमेंट की पता चल गई तो फिर सिलेक्शन कैसे करेंगे उस रिक्वायर्ड पोस्ट के लिए. जब सिलेक्शन हो चुका, जो एम्प्लॉइज है वो सिलेक्टेड हो गए, तो उन्हें फिर प्लेस कैसे करें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, प्लेसमेंट की क्या प्रोसीजर्स होगी, तो फिर हम लोगों ने प्लेसमेंट को जाना. तो इस तरह से हमारा स्टाफिंग का कंप्लीट कंसेप्ट क्लियर हो चुका है. हम लोगों ने समझ लिया कि स्टाफिंग को किस तरह से करेंगे, क्या उसकी नीड है, क्या इंपॉर्टेंस और उसके क्या स्टेप्स हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट को समझते हुए. आई होप आपको ये स्टाफिंग का सेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी नॉलेजेबल पोर्शन है ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. तो इसी तरह से आप मेरे साथ सीखते रहिए मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की इस कंप्लीट यूनिट में नए चीज़ों को, नए फैक्ट को, नए सेक्शंस को. एंड आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही. थैंक यू सो मच एंड स्टे हैप्पी एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ. थैंक यू सो मच. And pause the video to note down all the concept of placement.